नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने पहले डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइम को हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे मेरे पास इस पेज में समरी लिखी हुई है और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर से देखिए। देयर वाज ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। एक कौवा था जो कि हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। हेमलॉक ट्री का अर्थ है धतूरे का पेड़। देयर वॉज ऑल्सो फाइन स्नो ऑन द लीव्स ऑफ द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो धतूरे का पेड़ है, उसकी लीव्स पर, उसकी पत्तियों पर बारीक बर्फ़ थी। ठीक है, बारीक बर्फ़ जमी हुई थी। द पोइट वॉज इन ए सैड मूड। और जो पोइट था वो एक उदास मिजाज में था, उस दिन उदास था। ए हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस ट्री। और जो हेमलॉक ट्री है, धतूरे का पेड़ है, वो एक जहरीला पेड़ है। एंड ए क्रो, और जो एक क्रो है, कौवा। अ क्रो इज़ रिगार्डेड, एक क्रो को देखा जाता है, माना जाता है एज ए बैड ओमन। बैड ओमन का अर्थ है उसको अशुभ माना जाता है, उसे अशुभ के रूप में देखा जाता है। हियर, यहाँ पे, बोथ, दोनों चीज़ें, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो, धतूरे का पेड़ और जो कौवा है, दोनों रिप्रेजेंट सॉरो एंड सैडनेस। ये दोनों वस्तुएं, धतूरे का पेड़ और कौवा, दोनों ही सॉरो मीन्स दुख, सैडनेस मीन्स दुख, उदासी, दोनों ही दुख और उदासी को दिखाते हैं, शो करते हैं। और ये जो फाइन स्नो है, जो डस्ट ऑफ स्नो है, वो क्या चीज़ है? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन स्नो। और फाइन स्नो क्या है? फाइन स्नो इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर। फाइन स्नो क्या है? यह प्रकृति का उत्पाद है। फाइन स्नो का अर्थ है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। इसका मतलब है बर्फ़ के बारीक कण। तो फाइन स्नो इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर, यह प्रकृति का उत्पाद है। एंड हियर, और यहाँ पे, फाइन स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय। फाइन स्नो का, यहाँ पे जो फाइन स्नो है वो किस चीज़ को दिखाती है? वह जॉय, आनंद को दिखाती है, रिफ्रेशमेंट, ताजगी को दिखाती है, एंड एनर्जी, ऊर्जा, और ऊर्जा को दिखाती है। एज द पोइट पास्ड अंडर द हेमलॉक ट्री, जब जो पोइट है वो धतूरे के पेड़ के नीचे से गुजरा तो क्या हुआ? द क्रो शुक लीव्स ऑफ द ट्री। तो क्रो ने क्या किया? कौए ने पेड़ की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उनको हिलाया। शुक मीन्स हिलाया, यह सेकंड फॉर्म है शेक की। ओके। एंड, और द फाइन स्नो, जो बारीक बर्फ है, ऑन द लीव्स, जो कि पत्तियों पर जमी हुई थी, फेल डाउन, वह नीचे गिर गई। ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर। स्नो इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर, और यहाँ फिर से लिखा हुआ है जो स्नो है वो प्रकृति का उत्पाद है। स्नो जो बर्फ़ है वह प्रकृति में बनती है। जब बर्फ़ के बारीक कण पोइट के ऊपर गिरते हैं, कवि के ऊपर गिरते हैं, द पोइट्स माइंड मूव्ड टूवर्ड्स नेचर। टूवर्ड्स मीन्स की ओर। तो जो कवि है, कवि का जो दिमाग है वह चला गया प्रकृति की ओर। जैसे ही बर्फ़ के बारीक कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो कवि का ध्यान बर्फ़ की ओर, प्रकृति की ओर चला जाता है। ही बिगेन टू थिंक अबाउट नेचर। कवि ने बिगेन, शुरू कर दिया, टू थिंक, सोचना, अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में सोचना शुरू कर दिया। द पोइट्स मूड चेंज्ड, और इससे क्या हुआ? जो पोइट का जो उदास मूड था, उदास मिजाज था, वह बदल गया। ही बिकेम जॉयफुल, वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। रिफ्रेश्ड, ताज़ा हो गया। एंड एनर्जेटिक, और ऊर्जावान हो गया, ऊर्जा से भरपूर हो गया। द पोइट बिकेम एक्टिव, और ये कवि है वो कैसा हो गया? कवि क्रियाशील हो गया, एक्टिव हो गया, चुस्त हो गया।
इन द स्टार्ट हिज मूड वॉज सैड, और इस कविता की शुरुआत में उसका जो मिजाज था वह उदासी से भरा हुआ था, वह उदास था। एंड थॉट, और कवि सोचता था, दैट कि हिज डे विल बी वेस्टेड, कि जो उसका दिन है वह वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट नाउ, परंतु अब हिज मूड हैज़ चेंज्ड, उसका जो मिजाज है वह बदल गया है। ही मूव्स टू वर्क, वह काम की ओर क्रियाशील हो जाता है, वह अपना काम करना शुरू कर देता है, वह काम करने के लिए चला जाता है। हिज रेस्ट ऑफ द डे, और जो उसके दिन का जो बाकी हिस्सा है, रेस्ट मीन्स बाकी का हिस्सा, जो बचा हुआ दिन है, इज सेव्ड, वह बचा लिया जाता है, वह बच जाता है। एंड यूटिलाइज्ड, और वह उसका इस्तेमाल हो जाता है। तो कवि के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि ये एक छोटी सी प्रकृति की घटना उसके बचे हुए दिन को, जो उसका दिन खराब होने वाला था, उसको बचा लेती है। यह छोटी सी घटना उसके जीवन में एक बड़ा अंतर लेकर आती है और उसके दिन को खराब होने से बचा लेती है। वह निष्क्रिय था, क्रियाशील हो जाता है, वह उदासी से भरा हुआ था, वह आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, वह आनंदित हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, ताजगी उसके पास आ जाती है और वह क्रियाशील हो जाता है, और जो उसका ख़राब दिन था वह बच जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ की धूल है वह क्या होती है। व्हाट डज़ द पोइट से, कवि क्या कहता है। व्हाट डज़ द पोइट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। तो देखिए इसको हम दो तरह से समझेंगे। डज़ द पोइट से कवि कहता है, या कवि के विचार से, व्हाट हैज़ चेंज्ड हिज मूड, वो क्या चीज़ है, व्हाट वो क्या चीज़ है, हैज़ चेंज्ड हिज मूड, जिसने उसका मूड बदल दिया है, जिसने कवि का मिजाज बदल दिया है। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड, और पोइट का मूड किस प्रकार बदला है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब देखिए। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की जो धूल है, इज़ फाइन स्नो, वह बारीक बारीक बर्फ़ होती है। और फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या फिर बर्फ़ के बारीक कण होते हैं। एज द पोइट पास्ड अंडर द हेमलॉक ट्री, जब कवि धतूरे के पेड़ के नीचे से गुजरा, द क्रो शुक लीव्स ऑफ द ट्री, तो कौवे ने क्या करा, कौवे ने हिलाई, क्या हिलाई, ट्री की लीव्स, पेड़ की पत्तियां हिलाई। एंड द फाइन स्नो ऑन द लीव्स, और लीव्स के ऊपर जो फाइन स्नो थी, जो बारीक बर्फ़ थी, वो फेल डाउन ऑन द पोइट, वह कवि के ऊपर गिर गई। ओके, फेल मीन्स, फेल क्या है, फेल है फॉल की सेकंड फॉर्म। ओके, स्नो इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर, और जो बर्फ़ है वह प्रकृति का उत्पाद है। द पोइट्स माइंड, जो कवि का दिमाग है, मूव्ड टूवर्ड्स नेचर, वह प्रकृति की ओर चला गया। ही बिगेन टू थिंक अबाउट नेचर, वह प्रकृति के बारे में उसने सोचना आरंभ कर दिया। द पोइट्स मूड चेंज्ड, और जो कवि है, कवि अपनी उदासी को भूल गया, वह प्रकृति के सौंदर्य की ओर देखने लगा। और पोइट्स माइंड मूड चेंज्ड, जो कवि का जो मिजाज है वह बदल गया। कवि प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति की सुंदरता को देखने लग गया, उसके बारे में सोचने लग गया, प्रकृति की सुंदरता को निहारने लग गया, और उससे जो उसका उदास मूड था, जो उदास मिजाज था, वह बदल गया। ही बिकेम जॉयफुल, वह आनंद से परिपूर्ण हो गया, आनंद से भर गया। रिफ्रेश्ड, वह ताजगी से भर गया। एंड एनर्जेटिक, और वह ऊर्जावान बन गया। द पोइट बिकेम एक्टिव, और कवि जो है वो क्रियाशील हो गया। वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। जो इस कविता का कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हाउ मीन्स किस तरह से, इन दिस पोएम, इस कविता में प्रकृति को पेश करता है। वो प्रकृति को कैसे पेश करता है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू, जो निम्नलिखित जो प्रश्न हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं टू थिंक ऑफ एन आंसर, एक जवाब
के बारे में सोचने के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम्स? ये देखिए, व्हाट आर द बर्ड्स, वो कौन से पक्षी हैं, दैट आर यूजुअली का मतलब है आमतौर पर, जो कि आमतौर पर नेम्ड इन पोएम्स, कविताओं में जिनका नाम लिया जाता है। देखिए थोड़ा छोटा हो गया है। व्हाट आर द बर्ड्स, वे कौन से पक्षी हैं जिनको आमतौर पर जिनका नाम कविताओं में लिया जाता है। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं, ए क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम्स, कि जो कौवा है, ऑफन मीन्स अक्सर, अक्सर मीन्स बहुत बार, कि जो कौवा है वो अक्सर कविताओं में उसका जिक्र किया जाता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में कौन से चित्र आते हैं, कौन से चित्र आते हैं, व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो, जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ऑफ का मतलब है के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आम तौर पर मैं आपको बता दूं कि कविताओं में कौवे का जिक्र नहीं होता। कविताओं में सुंदर सुंदर चीज़ों का जिक्र किया जाता है, सुंदर सुंदर पक्षियों का, सुंदर सुंदर बर्ड्स का, जैसे स्पैरोज़ हैं, चिड़िया हैं, मोर हैं, पैरट हैं, तोता है, इनका जिक्र किया जाता है। तो देखिए हम सीधा जवाब पर आते हैं। यूजुअली, आमतौर पर, ब्यूटीफुल बर्ड्स, जो सुंदर पक्षी हैं, लाइक स्पैरोज़, जैसे कि लाइक मीन्स की तरह, जैसे कि चिड़िया हैं, लाइक मीन्स की तरह या जैसे। आमतौर पर सुंदर पक्षी जैसे कि चिड़िया, पीकॉक, मोर एंड पैरट, तोता, आर नेम्ड इन पोएम्स, वो कविताओं में उनका नाम लिया जाता है। अ क्रो इज़ ऑफन नॉट मेंशन्ड इन पोएम्स, कविताओं में जो कौवा होता है, ए क्रो, ऑफन, वो अक्सर, नॉट मेंशन्ड, उसका जिक्र नहीं किया जाता है। ए क्रो इज़ रिगार्डेड एज ए बैड ओमन, और जो कौवा है उसको बैड ओमन यानी अशुभ माना जाता है। इन दिस पोएम, इस कविता में, पोइट इज़ इन ए सैड मूड, जो कवि है वो एक उदास मिजाज में है, कवि उदास है। सो, इसलिए, अ क्रो हैज़ बीन मैंशन्ड, इसलिए एक कौवे का जिक्र किया गया है, हियर, यहाँ पे, टू क्रिएट मीन्स पैदा करने के लिए, एन एटमॉस्फियर ऑफ सैडनेस, एक उदासी का माहौल पैदा करने के लिए। प्यारे बच्चों, ये देखिए, क्योंकि कवि उदास है, क्योंकि उसके अंदर उदासी छाई हुई है, इसलिए उदासी का माहौल पैदा करने के लिए कौवा और जो धतूरे का पेड़ है, इन दोनों का इस्तेमाल कवि ने किया है। किस लिए किया है? एन एटमॉस्फियर ऑफ सैडनेस, उदासी का माहौल क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए। व्हेन वी थिंक ऑफ ए क्रो, जब हम एक कौवे के बारे में सोचते हैं, अनहैप्पी एंड अनप्लीजेंट इमेजेस कम टू आवर माइंड, जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो अनहैप्पी मीन्स नाखुश, ठीक है, तो उदासी भरी और अनप्लीजेंट, जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो बुरे चित्र हैं, जो कि हमें दुख देते हैं, वे हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, ओके। जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो बुरी और दुख देने वाली तस्वीरें हमारे दिमाग में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगेन, फिर से, व्हाट इज़ ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे का पेड़ क्या होता है? वाई डज नॉट द पोइट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटिफुल ट्री, कवि, मोर मीन्स और ज़्यादा, मोर मीन्स और ज़्यादा,
कवि एक और ज़्यादा सुंदर पेड़ के बारे में यहाँ पे क्यों नहीं लिखता है, उसका जिक्र क्यों नहीं करता है? सच एज, जैसे कि ए मैपल, एक मैपल का पेड़। हम नीचे मैपल का मीनिंग देखते हैं। मैपल का मीनिंग लिखा है द्विफल का पेड़, ठीक है। तो देखिए, वाई डज नॉट द पोइट राइट, कवि क्यों नहीं लिखता है अबाउट ए मोर ब्यूटिफुल ट्री, एक और सुंदर पेड़ के बारे में, सच एज ए मैपल ट्री, जैसे कि एक द्विफल का पेड़, एन ओक, एक बलूत का पेड़, और ए पाइन, और एक चीड़ का पेड़। तो प्यारे बच्चों, जवाब देखिए। जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया है। क्योंकि कवि उदास है और एक उदासी का माहौल पैदा करने के लिए वह एक जहरीले पेड़, धतूरे के पेड़ का इस्तेमाल करता है। ए हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस ट्री, धतूरे का पेड़ एक जहरीला पेड़ होता है। इन दिस पोएम, इस कविता में पोइट इज़ इन ए सैड मूड, जो कवि है वह एक उदासी भरे मिजाज में है। सो इसलिए ए हेमलॉक ट्री हैज़ बीन मैंशनड, इसलिए एक धतूरे के पेड़ का जिक्र किया गया है हियर, यहाँ पे, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, एन एटमॉस्फियर, एक माहौल पैदा करने के लिए, ऑफ सैडनेस, एक उदासी का माहौल पैदा करने के लिए एक जहरीले पेड़ का इस्तेमाल किया गया है। सो इसलिए द पोइट डज नॉट राइट, इसलिए कवि नहीं लिखता है अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज, इसलिए कवि और ज़्यादा सुंदर पेड़ों के बारे में नहीं लिखता। सच एज ए मैपल, जैसे कि एक द्विफल का पेड़, एन ओक, एक बलूत का पेड़, और ए पाइन ट्री, या फिर एक चीड़ का पेड़। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जो कौवा है और जो हेमलॉक ट्री है, धतूरे का पेड़ है, वह क्या दिखाते हैं? जॉय और सौरो, आनंद या दुख। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, और जो बर्फ़ की धूल है, जो डस्ट ऑफ स्नो है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ, जो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ की धूल है, जो बर्फ़ के बारीक कण हैं, जिसको कौवा शेक्स ऑफ, कौवा नीचे गिरा देता है, ऑफ ए हेमलॉक ट्री, जो कि हेमलॉक ट्री से अलग कर देता है, उसको कवि के ऊपर गिरा देता है। स्टैंड फॉर मीन्स शो करता है। स्टैंड फॉर का मतलब है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई है, प्रयुक्त हुई है। डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के बारीक कण हैं, वो किस लिए इस्तेमाल किए गए हैं, वो क्या दिखाते हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका जवाब है ए हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस ट्री, जो हेमलॉक ट्री है, जो धतूरे का पेड़ है, वह एक जहरीला पेड़ है। एंड ए क्रो इज़ रिगार्डेड एज ए बैड ओमन, और जो कौवा है उसे एक अशुभ चिन्ह के रूप में देखा जाता है, उसे अशुभ माना जाता है। रिगार्डेड मीन्स माना जाता है। हियर बोथ, यहाँ पे जो दोनों चीज़ें हैं, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो, धतूरे के पेड़ और कौवा, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं सॉरो एंड सैडनेस, ये दुख और उदासी को दिखाते हैं। फाइन स्नो इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर, और जो बारीक बर्फ़ है वो प्रकृति का उत्पाद है, वह प्रकृति में बनी हुई है, वह प्रकृति के सौंदर्य को दिखाती है। एंड हियर स्नो, जो बारीक बर्फ़ है, रिप्रेजेंट्स, वह दिखाती है जॉय, आनंद को दिखाती है, रिफ्रेशमेंट, ताजगी को दिखाती है, एंड एनर्जी, ऊर्जा को दिखाती है। तो प्यारे बच्चों, हमारी इस कविता में बार बार ये जिक्र आया है कि कवि उदास है, और उसके दुख और उदासी को दिखाने के लिए कवि ने धतूरे का पेड़ और कौवे का इस्तेमाल किया है। कौवे को अशुभ माना जाता है और धतूरे का पेड़ जहरीला होता है। इसी उदासी के माहौल को पैदा करने के लिए कवि ने इन दोनों प्रतीकों को, इन दोनों चिन्हों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसलिए कवि ने एक अच्छे पेड़ का और एक अच्छे सुंदर पक्षी का इसमें जिक्र नहीं किया। और जो बर्फ़ है, क्योंकि वह प्रकृति में बनती है, प्रकृति का उत्पाद है, प्रकृति की सुंदरता को दिखाती है, इसलिए कवि के ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है और जो बर्फ़ है
वह आनंद, ताजगी और ऊर्जा का प्रतीक है। जब उसके ऊपर बर्फ़ पड़ती है तो कभी प्रकृति के सौंदर्य के बारे में सोचने लग जाता है, आनंदित हो जाता है और वह क्रियाशील हो जाता है। वह ऊर्जा से और आनंद से, ताजगी से परिपूर्ण हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।